देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका मोटिव समझ में आना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ा जाना है, क्योंकि आपको मेन सेंसर राइटिंग भी उसके साथ साथ तैयार करी, पहले याद करना है किस तरीके से उसे याद किया जाएगा, कैसे उसे पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हमें पहुंचना है मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ। ठीक है, तो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे दोनों गोल कैसे कंप्लीट होंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको बता बता रहा हूं मैं, है ना। तो देखिए, टाइटल देखिए क्या है, टाइटल बताइए क्या है, पॉक्सो का पूरा नाम बताइए, सब्जेक्ट का टाइटल। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बिल्कुल 2012। बिल्कुल, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, एक्ट 2012। अब यहां पर आपको कुछ चीजों के बारे में समझना चाहिए। टाइटल देखो, टाइटल से समझो, सब्जेक्ट मैटर को समझो, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा सेक्शन इसमें है नहीं, तो सेक्शन जब नहीं है तो हमें पढ़ना कैसे है, तरीका आना चाहिए हमें पढ़ने का। अब देखो, जब आपसे अगर मान ले कोई आपसे पूछ ले कि भाई ऑब्जेक्ट बताओ इसके बारे में क्या है, तो आपको इसी टाइटल के बेस पर मैं पूरा का पूरा एक्ट बता सकता हूं कि क्या क्या चीज इसके अंदर होंगी। ठीक है, क्या क्या इस सब्जेक्ट मैटर से ये डील कर रहा है। देखिए, यहां पर ये जो बता रहा है आपको, सबसे पहले इसमें एक शब्द यूज किया गया है, प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा शब्द यूज किया गया है चिल्ड्रन, सब्जेक्ट मैटर समझ में आ रहा है, और एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर भी समझ में आ रहा है, वो कह रहा है सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो तीन तरीके की चीजें समझ में आ रही है हमें यहाँ पर कि सेक्सुअल अगर ऑफेंसेस किसी बच्चे के साथ होते हैं, लैंगिक अपराध अगर किसी बच्चे के साथ होते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा तो फिर उसके बारे में भी कुछ चीजें बताई हुई हैं। तो ये कहता है कि ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं ये होते क्या है, पहले तो ये पता चल जाए हमें। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सपोज करो किसी बच्चे के साथ, अब यहां पर वैसे तो अगर आईपीसी देखोगे तो वहां पर मेल फीमेल सब एक ही समान होते हैं उनके लिए तो, लेकिन जब स्पेशल चीज बनानी होती है तो आपको पता है संविधान ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, कि आप ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं समाज में, जिनको क्या किया जाता है, हर किसी के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बना सकते हो, स्टेट जो है वो कानून बना सकती है, नियम कायदे कानून, उनके लिए कोई एक्ट बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। कौन सा आर्टिकल कहता है बताइए। 15 का क्लॉज 15। 3। बिल्कुल, सेक्शन नंबर है, आर्टिकल नंबर है आपका 15 का क्लॉज नंबर 3। ठीक है, तो 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी महिला के लिए स्टेट क्या कर सकती है, मेक कर सकती है, प्रोविजंस बना सकती है। अब बताओ, ये तो बच्चे से रिलेटेड है कि नहीं। अब ये बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे को किससे प्रोटेक्शन करवानी है, लैंगिक उत्पीड़न जो होता है, लैंगिक अपराध जो होते हैं उनसे सुरक्षा कराने के लिए कह रहा है। क्या ऐसा कुछ महिलाओं के लिए भी कानून बनाया हुआ है क्या, बताइए। क्या ऐसा कोई कानून महिलाओं के लिए भी बनाया हुआ है क्या। यस इस सर। महिलाओं के लिए भी तो बना रखे हैं ना, क्योंकि स्टेट जो है जब बच्चों के लिए बना सकती है ऐसा कानून, तो महिलाओं के लिए बना रखे हैं। कौन कौन से एक्ट पढ़ते हो आप, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट है, इसके वर्क अलावा चैलेंज डीवी। आपने डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जाना है, पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है एट वर्क प्लेस, उसके बारे में जाना है। और ये पॉक्सो के अलावा जे भी जो है, जो आपको आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज नंबर 3 से दिया है, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, और उसमें भी कौन, चाइल्ड, और किसको यूज किया गया है, महिलाओं को, विमेंस को स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात की है। तो इसका मतलब वैसे अगर देखा जाए तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाना चाहिए ना, बोलो हाँ या ना। क्यों हो जाना चाहिए, इसलिए हो जाना चाहिए असंवैधानिक, इसलिए इसे घोषित घोषित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है।
क्योंकि जब हमारे संविधान में आपने अगर आर्टिकल नंबर 14 पढ़ा हो तो वहां पर लिखा है रूल ऑफ लॉ। पढ़ा या नहीं पढ़ा? कि सबका सब जो है कानून के समान समान अधिकार होंगे, सब एक जैसे होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ऐसा? तो सब पर समान तौर पर कानून लागू होगा। तो जब आर्टिकल नंबर 14 ये कह रहा है तो 15 तो ऐसा करके वॉयलेशन कर रहा है इसका। बोलो हाँ या ना? लेकिन वहां पर 15 के अंदर भी यही लिख रखा है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, है ना, और साथ ही साथ वहां पर यह भी बताया हुआ है कि जेंडर के आधार पर या सेक्स के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो जेंडर और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, एज के आधार पर कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन वहीं पर आर्टिकल नंबर 15 क्या हो गया, इस 15 का एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। वो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल 15 में क्या लिख रखा है, लेकिन स्टेट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहां पर आपने देख ही लिया, स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्शन से रिलेटेड बना दिया। लेकिन हमें अभी पहले क्या समझना है, इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में समझना है। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होते क्या है, जो बच्चों के साथ होने की बात हो रही है और जिनसे प्रोटेक्शन मिलने की बात यहां पर चिल्ड्रंस को दी गई है। तो यहां पर हमें सेक्सुअल ऑफेंसेस से समझ में आता है जैसे कि रेप होना। ठीक है, दूसरा आता है मॉडेस्टी का ब्रीच होना। ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी कहते हैं। ठीक है, लज्जा भंग करना जिसे कहते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े ये शब्द? इसके अलावा आपने एक और शब्द पढ़ा होगा यहां पर, सेक्सुअल हरासमेंट। लैंगिक शोषण करना। क्या ये तीनों के तीनों अपराध सेक्सुअल ऑफेंसेस में आते हैं कि नहीं आते, बताओ? रेप के अंदर ऐसा भी तो पढ़ सकते हो, अटेम्प्ट टू रेप। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं मुझे। ऐसे ही मॉडेस्टी ब्रीच को अटेम्प्ट टू मॉडेस्टी, ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी। और साथ ही साथ सेक्सुअल हरासमेंट में भी तो ये अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप वैसे तो आईपीसी में पढ़ते हो। जैसे कि ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी के बारे में कौन सा सेक्शन है आईपीसी में, बताओ? जहां पर लज्जा भंग, हाँ, 3 थ्री से 54, 54। थ्री हाँ, सेक्शन नंबर है 354। किस अपराध के अंतर्गत आता है, वहां पर किसके बारे में कौन सा चैप्टर डील करता है 354 से रिलेटेड? तो आपने पढ़ा होगा वहां पर असोल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? असोल्ट। ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी क्या है, एक तरीके का असोल्ट ऑफेंस, असोल्ट का ऑफेंस है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? यहां पर ऐसे ही रेप के बारे में आपको सेक्शन आईपीसी में 376 पढ़ने को मिलता है। डिफाइन कहा किया है 375 में। अब ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं है तो आईपीसी के जनरल प्रोविजंस, लेकिन वो किसके स्पेशल मैटर पे बनाए गए हैं, केवल चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट भी है कि नहीं है वहां पर। तो अब इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। ये जब अगर बच्चे के साथ किए जाएंगे तो क्या होगा, किस तरीके से ये डील करेंगे, उनके बारे में ही पता चलेगा हमें। तो देखो, यहां पर हमें चल गया प्रोटेक्शन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में कि कैसे संरक्षण किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस तो हो रहे थे बच्चों के साथ, लेकिन उनको स्पीडी ट्रायल, स्पीडी तरीके से वो केस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब बच्चों के साथ ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं तो प्रोटेक्शन उनको हाथ की हाथ मिलना चाहिए, उनका संरक्षण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल के लिए क्या बना दिया गया वहां पर, स्पेशल कोर्ट बना दी गई। क्या बना दी गया? स्पेशल कोर्ट। ये स्पेशल कोर्ट कौन है बताओ? किसको दिया ये डेजिग्नेशन स्पेशल कोर्ट का? तो यहां पर बता रखा है कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, सेम स्पेशल कोर्ट के पास वही पावर होंगी जो किसके पास होती है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती है। तो एक चीज यहां पर समझ में आ गई हमें।
लेकिन साथ ही साथ अब जब इसे ढंग से और पढ़ोगे तो इसी प्रोटेक्शन में जब स्पेशल कोर्ट में कोई केस जाएगा, किसी बच्चे का रेप हुआ है, मॉडेस्टी ब्रीच हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो ऐसे केस में स्पेशल कोर्ट के अंदर जो केस कंडक्ट करवाएगा वो कौन करवाएगा? सीआरपीसी में तो कौन करवाता था? बोलिए। सीआरपीसी में केस को कंडक्ट कौन करवाता था, बताइए। केस को स्टार्ट कौन करवाता है? पीपी। पीपी करवाता है ना। तो यहां पर स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं, बच्चों से रिलेटेड है कि नहीं, तो यहां पर कौन करवाएगा फिर? पीपी स्पेशल करवाएगा। पीपी। हाँ, स्पेशल पीपी से बोलते हैं, एसपीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करवाएगा। तो देखो आपके सामने प्रोटेक्शन को समझा दिया कि स्पेशल कोर्ट होगी, उसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो इस केस को कंडक्ट करवाएगा। क्लियर हो रही है यहां तक की बात? अब मैं आपको इनको समझा देता हूं, पहले ये होते क्या है इनको समझ लो। यहां पर रेप की बात हो रही है, यहां पर मोडेस्टी ब्रीच होने की बात हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट जो आईपीसी में जनरल तरीके से आपको पता चलता है। लेकिन इस रेप को यहां पर किसी और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना गया यहां पर, बताओ? किस नाम से यहां पर इसे जाना जाता है रेप को? तो इसे दो तरीके की चीजों में डिवाइड किया गया है। इसको कहा गया है, ये रेप जो है एक तरीके का असॉल्ट ही है। क्या है ये? एक असॉल्ट है। और इसको हम, आप यहां पर क्या कह सकते हो? लैंगिक पेनिट्रेटिव, हमला। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल सेक्सुअल असॉल्ट कह सकते हो। ठीक है। ये अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा, इसके तो बारे में समझेंगे हम। लेकिन हमें यहां पर एक और चीज समझनी होगी कि ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यहां पर इसको तो डिफाइन कर रखा है, साथ ही साथ यहां पर बता रखा है ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को तो पहले डिफाइन किया हुआ है, फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो बता रखी है। ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना यह है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है अगर बच्चे के साथ किया गया है और वो किसी सामान्य व्यक्ति ने किया है, जिसका उस व्यक्ति को कोई संरक्षण का अधिकार नहीं था कि वो उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी ड्यूटी भी नहीं थी। ठीक है। ना उसने डराया, अब डराया धमकाया तो होगा, लेकिन सामान्य अधिकारी, सामान्य व्यक्ति था वो, तब तो वो क्या कहलाएगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के तहत अपराधी बनेगा और उसकी सजा जो होगी सेक्शन नंबर 4 के तहत होगी। लेकिन अगर यही काम जो है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी ड्यूटी है उसका संरक्षण करने की, उसका प्रोटेक्शन करने की, किसकी? उस बच्चे का, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर अगर बच्चे का इलाज चल रहा है तो संरक्षण कौन करेगा? उसका ड्यूटी किसकी है उसे देखभाल करने की? बोलो, किसकी ड्यूटी आएगी? हॉस्पिटल हॉस्पिटल वालों की, स्टाफ की, वहां के मैनेजमेंट की, उनकी ड्यूटी होगी। जैसे पुलिस, पुलिस है, पुलिस पुलिस अगर बच्चे का संरक्षण कर रही है, उसे अपनी कस्टडी में ले रखा है और पुलिस उसके साथ कोई भी एक्ट कर दे, कोई उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दे या कुछ एक्ट कर दे उसके साथ, तो बताओ क्या उसकी ये ड्यूटी थी? सुरक्षा करना ही ड्यूटी थी या कुछ और था? तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो, जिसकी ड्यूटी है उस बच्चे का संरक्षण करने की, और वो उस बच्चे के साथ कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार कर दे, रेप करे, मॉडेस्टी ब्रीच करे, सेक्सुअल हरासमेंट करे, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो है वो खतरनाक और ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की ड्यूटी है वो अगर ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है? वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है उस बच्चे के साथ, तो वो क्या कहलाएगा उस केस में? एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। और ये आपका सेक्शन नंबर 5 में आ जाएगा। अब जैसे ही सजा अब यहां पर डिफाइन कर रखा है कि ये ऑफेंस क्या होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यहीं पर पता चल जाएगा चैप्टर नंबर, सेक्शन नंबर 6 में, किसके बारे में? इसकी क्या पनिशमेंट होगी। अब बताओ, जिसकी ड्यूटी थी, जिसने ऐसा एक्ट किया है,
जिसकी ड्यूटी थी उसका संरक्षण करना, जिसका कर्तव्य था उस बच्चे को सही रखना, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होम, कोई भी ऐसा संस्था हो जिसका ड्यूटी है इस काम करने का, हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, है ना, ऐसी कोई जगह हो, ऑर्फन एज हो गया, वहां पर अगर ऐसी कोई भी जगह है जहां पर बच्चे को रखा जा रहा है या बच्चे को संभालने की, उनका संरक्षण करने की ड्यूटी है, अगर वो कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर दे उस बच्चे के साथ, सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन में आता होगा, तो अब वो सेक्शन 4 के तहत सजा नहीं पाएगा, वो सेक्शन नंबर 5 की डेफिनेशन में आ जाएगा और 6 में उसे सजा होगी। ठीक है, तो यहां पर उसकी पनिशमेंट बता रखी है, क्योंकि एग्रावेटेड है मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट से भी ज्यादा भयानक हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 7। अब यहां पर पेनिट्रेटिव है, पेनिट्रेटिव का मतलब भी समझ लीजिए कि कब जब किसी बच्चे के किसी भी प्राइवेट पार्ट के अंदर, मतलब जो प्राइवेट पार्ट है बच्चे का, उस प्राइवेट पार्ट के अंदर किसी भी तरीके से किसी चीज को पेनिट्रेट करना। ठीक है, पेनिट्रेट, और वहां पर जब सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ शब्द समझ में आएंगे, पेनिट्रेट करना, इंसर्ट करना, है ना, या और भी चीजें वहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो वो जो शब्द हैं, अगर वो यहां पर यूज नहीं किए जाते, उस प्राइवेट पार्ट को केवल टच ही करता है लेकिन उसके अंदर कोई चीज को एंटर नहीं कराता है, चाहे तो कोई वस्तु हो, चाहे वो उसका खुद का लिंग हो, उसको या किसी और व्यक्ति से ऐसा करने के लिए नहीं कहता है, तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा। वो केवल फिर क्या होगा उस केस में, करता तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नहीं तो फिर वो क्या कहलाएगा, केवल सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा उस केस में, सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ये यहां पर आपको पता चल रहा है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है जब किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी बॉडी पार्ट को आप उसके शरीर के अंदर एंटर करते हो, प्राइवेट पार्ट में एंटर करते हो, तब तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, और अगर कोई यही काम अगर कोई व्यक्ति करे, और वो व्यक्ति करे जिसका काम है उसे सुरक्षा करना, जैसे उसके गार्जियन हो गए खुद ही, है ना, उनकी बात कर रहा है। या सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है कि जहां पर विदाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन उसकी बॉडी के जो ऊपरी भाग हैं उनको टच किया गया है या उनको छेड़ा गया है, तो इस केस में वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। लेकिन सेक्शन नंबर 8 इसी के बारे में बताएगा आपको आगे कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी सेक्सुअल असॉल्ट की। लेकिन अगर मान लो यही सेक्सुअल असॉल्ट कौन करता है, ऐसा व्यक्ति करता है, कौन करता है, ऐसा व्यक्ति करता है जिसका काम था उसको सुरक्षित रखना, जैसे पुलिस ने कर दिया, फौजी आर्मी के मेंबर ने कर दिया, हॉस्पिटल के लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में पेनिट्रेट तो नहीं किया उसने कुछ भी, लेकिन क्या किया है, वहां पर उसने केवल उसकी बॉडी पार्ट को टच किया है, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, वो भी एग्रावेटेड, फिर से देखो वही बात आ गई, वो भयानक तरीके का एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। किस सेक्शन में डिफाइन किया है, सेक्शन नंबर 9। तो सजा इसमें ज्यादा होगी ना, ये तो सामान्य व्यक्ति कर रहा है तब है, और अगर कोई व्यक्ति जिसका काम सुरक्षा करना है, तो देखो प्रोटेक्शन शब्द से ही क्या चीज निकल के आ रही है, बार बार आ रहा है कि जो व्यक्ति का काम प्रोटेक्शन करना था, उस व्यक्ति ने अगर ऐसा एक्ट किया है तो उसको भयानक सजा होगी, ज्यादा सजा होगी बजाय उसके जो सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 आ गया यहाँ पर। फिर सजा कहाँ बता रखी है, तो सेक्शन नंबर 10 में बता रखा है कि इस व्यक्ति को सजा कितनी होगी, तो ज्यादा सजा होगी ना, उसके बारे में बता रखा है। फिर बता रखा है कि ये सेक्शन, ये जो मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन नंबर 11 में कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 11 में बता रखा है। इसकी पनिशमेंट जो है आपको शायद सेक्शन नंबर 12 में बता रखी है, सेक्शन नंबर 12 में इसकी पनिशमेंट बताई हुई है। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा सिस्टम है आपका, ये पूरा का पूरा चैप्टर है एक आपका, ऑफेंसेस अगेंस्ट द, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड या चिल्ड्रन। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। अब देखो कितना सिंपल था,
कि ये सारे क्या है इसके सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि पूरा का पूरा ये एक्ट जो है आपका इसी चैप्टर पर बता रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 2 समझ में आ गया। अब आगे जब पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको इसी में ही एक और चैप्टर पढ़ने को मिलता है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में ये कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, चाहे तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, या कोई भी इनमें से एक्ट कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी बना रहा है। क्या कर रहा है, जैसे आप देखते हो ना पोर्न वीडियो, अगर किसी भी पोर्न वीडियो में किसी बच्चे का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 काम करेगा। ठीक है, बच्चे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लो किसी महिला का इस्तेमाल किया जाता तो कौन सा एक्ट लगता वहां पे, फिर वहां पर लगता आपका अलग से एक्ट बना रखा है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला लग जाता। ठीक है, और दूसरा वाला जो एक्ट है आपका वो आपका सेक्शन नंबर 293 लग जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड स्पेशल बना रखा है, तो पोर्नोग्राफी और वीडियोग्राफी जो होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर ऐसा कोई एक्ट करते हुए अगर वो व्यक्ति फोटो वीडियो अगर ऐसी चीजों को रखता है अपने पास, तो उसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 काम करता है। और चैप्टर सेक्शन नंबर 13, 14, 15 इसी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि मान लो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में केवल कोई व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करता है, केवल ध्यान रखना क्या कहा मैंने, प्रयास करता है। कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत कोई एक्ट करने का प्रयास करता है, चैप्टर नंबर 3 का कोई एक्ट करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन सा चैप्टर लागू हो जाता है, तो कहता है चैप्टर नंबर 4। या कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है ऐसा करने के लिए, मतलब अबेटमेंट, दुष्प्रेरण करना, मतलब खुद तो नहीं कर रहा लेकिन दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी दे देता हूं, तुम उस बच्चे को वहां से उठा के ले आओ और मैं तुम्हें घर भी दे दूंगा, तुम उसके अंदर ऐसा एक्ट कर सकते हो। तो अबेटमेंट में तो वो व्यक्ति जो उसको हेल्प कर रहा है ऐसा एक्ट करने में, उकसा रहा है जो उस व्यक्ति को। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा तो उसके बारे में कह रहा है, चाहे उसने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई एक्ट किया हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी और ये वीडियो बना रहा हो, तो उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से एक पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। कितने सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 जो सेक्शंस हैं ये आपके यहां पर लागू हो जाते हैं। तो यहां पर जो है 16 में तो अबेटमेंट डिफाइन कर रखा है, उसकी सजा दे रखी है। 18 में, 17 में, और 18 अटेम्प्ट के बारे में आपने जनरली 511 पढ़ा है क्या आईपीसी का, सेक्शन नंबर 511 किसने पढ़ रखा है आईपीसी का, बताओ। अरे किसी ऑफेंस का करने का प्रयास करने पर सजा के बारे में बता रहा है ना 511। यस सर। क्या बताता है वो बताइए। संघमित्रा जी, क्या बताता है वो 511, सेक्शन नंबर 511 क्या बताता है आईपीसी का। वेद प्रकाश, वेद शर्मा जी बताइए, 511 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 511 क्या कहता है सेक्शन, अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताता क्या। मान लो कोई अपराध आपने कर दिया है और अपराध करने का प्रयास किया है, देखो अपराध अगर कोई ऐसा है जो अगर आईपीसी में डिफाइन है तब तो उसकी सजा हो जाती है, अगर आपने वो एक्ट कर दिया होता, कमीशन कर दिया होता उसका, लेकिन उसका केवल प्रयास किया है तो उसकी कितनी सजा होगी, आधी होगी या चौथाई होगी या पूरी होगी, आदि होगी। उस सजा की आधी होगी। तो वो बताता है 511। तो सेम ऐसे ही सेक्शन नंबर 18 बताता है यहाँ पर कि अगर कोई अटेम्प्ट किया जाता है तो उस सजा की उस केस में क्या हो जाएगी, आधी सजा मिलेगी। और अगर मान लो किसी अबेटर जो है, अबेटमेंट के बारे में आईपीसी में कहाँ पढ़ते हो, कौन सा सेक्शन है, 107। 107।
बिल्कुल। कौन सा है? सेक्शन नंबर 107, 108। तो आपने अबेटर पढ़ा है? अबेटर क्या होता है? दुष्प्रेरक। तो दुष्प्रेरक को बता रखा है कि कोई व्यक्ति जो दुष्प्रेरणा करता है, दुष्प्रेरक है और दूसरे को उकसाता है ऐसा एक्ट करने में। कौन से एक्ट? जो चैप्टर नंबर 2 में बता रखे हैं, सेक्शन नंबर 3, 4 और इनके ऑफेंसेस के बारे में, और 7 के अंदर बता रखे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अबेटर कहलाएगा ऐसे केस में, और ऐसे व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलेगी जैसे कि मान लो उसी ने ही ऐसा एक्ट किया है। तो उसके बारे में बता रखा है आपको 17 में। तो 16, 17, 18 इसके बारे में बताते हैं। तो मतलब चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में जो भी ऑफेंसेस बता रखे हैं, उनका कोई अपराध करने की कोशिश करता है या उसके लिए उकसाता है तो उसके ऊपर कौन सा चैप्टर लागू हो जाता है? चैप्टर नंबर 4 लागू हो जाता है। देखो कितना सिंपल है। तो हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चार तरीके के यहाँ पर चैप्टर्स, तीन तरीके के चैप्टर्स की बात करी। लिख देता हूं मैं आपके लिए। चैप्टर नंबर कौन सा है? 2, चैप्टर नंबर 3 और 4। ये चार तरीके के, तीन तरीके के जो चैप्टर हैं आपके, वो सब्सटेंटिव ऑफेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मतलब इनमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया हुआ है जैसे आईपीसी में कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां तो बता रखा सब्सटेंटिव ऑफेंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब अब इस ऑफेंस को कैसे, आपको इसके बारे में प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में अलग से चैप्टर बता रखा है, जैसे कि चैप्टर नंबर 5, 6 और चैप्टर नंबर 7। इनके अंदर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे कोई एक्ट किया जाएगा, ये सारी प्रोसीजर बता रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामने एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, कि जब कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कार्रवाई करेगी, अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी तो कैसे कैसे एक्ट किए जाएंगे। तो मिसलिनियस प्रोविजन जो है बचे हुए वो चैप्टर नंबर 8 में बता रखे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि इस पूरे एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? बताओ। पूरे 9। टोटल चैप्टर कितने हो गए इसमें? टोटल चैप्टर 9। आपके यहाँ पर है 9 चैप्टर। तो यहाँ पर, यहां तक तो आपको केवल प्रोसीजर पढ़ने को मिल रहा है चैप्टर नंबर 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। यहां पर तो जैसे सीआरपीसी में प्रोसीजर बता रखा है ना, सेम उसी तरीके का प्रोसीजर है। यहां पर आईपीसी के बारे में, सब्सटेंटिव ऑफेंस जिसको सार, सब्सटेंटिव ऑफेंस जो सारभूत जो आपके होते हैं ना अपराध, उनके बारे में बता रखा है। यहाँ पर प्रोसीजरल बता रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं की गई और यहां पर भी बात नहीं की गई, इन चैप्टर में उसे लिखा ही नहीं गया। तो कुछ जनरल प्रोविजन जो इसमें छूट गए हैं उनको लिखना जरूर था लेकिन लिख नहीं पाए। तो उसके लिए एक अलग से चैप्टर की व्यवस्था की जाती है और उस चैप्टर को यहाँ पर मिसलिनियस, प्रकीर्ण, किस नाम से जाना जाता है उसे? प्रकीर्ण के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में बता हुआ है चैप्टर नंबर 9 में। तो ऐसे करके आपके सामने टोटल चैप्टर कितने हो गए? 9 चैप्टर हो गए। ठीक है। तो फिर टोटल सेक्शन कितने हैं? तो ध्यान रखना, टोटल सेक्शन यहां पर आपके सामने आ गए 46। कितने सेक्शंस आ गए? 46। तो हमें यहां पर चैप्टर नंबर 2 के बारे में पता चल गया, 3 के बारे में पता चल गया, 4 के बारे में पता चल गया। लेकिन चैप्टर 1 क्या कहता है? तो ध्यान आपको सबको ही रखना है कि जितने भी आपने कानून पढ़े होंगे, जितने भी अधिनियम पढ़े होंगे, सबके अंदर एक ही सिस्टम फॉलो होता है। वो है चैप्टर नंबर 1। जब भी किसी चैप्टर के बारे में, अध्याय के बारे में पढ़ते हो, चैप्टर 1 के बारे में पढ़ोगे, तो वो केवल क्या बताता आपको? या तो वहां पर लिखा होगा प्रिलिमरी, मतलब प्रारंभिक, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर बता रखी हैं, किन से वो डील करेगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा, कहां पर वो लागू होगा, उन सब चीजों के बारे में पता चलता है। या डेफिनेशन क्लॉज जो उसके अंदर शब्द दिए होंगे उस पूरे बे एक्ट में, उनके बारे में कहां लिखा होगा? अलग से उसी सेक्शन नंबर 2 में या 3 में लिखा होगा। इसी तरीके से यहां पर भी है। पॉक्सो एक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी इंट्रोडक्शन बताता है आपको। क्या बताता है? इंट्रोडक्शन बताता है। अब इसे इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है कि इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है, साफ साफ शब्द लिखा हुआ है, या तो इंट्रोडक्शन लिखा था चैप्टर पे या प्रीलिमरी। तो यहां पर क्या लिखा होगा? प्रीलिमरी, प्रारंभ, कि कैसे उसे स्टार्ट किया जाएगा।
तो वहां पर चैप्टर नंबर 1 में दो सेक्शन बता रखे हैं आपको, सेक्शन नंबर 1 और 2। पहले में बता रखा है कैसे क्या नाम होगा, एक्सटेंड क्या होगा, कहां पर ये लागू होगा, और डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 2 में बताया हुआ है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग 13 14 15। 13 तो ये बताता है कि वीडियोग्राफी अगर करोगे तो क्या अपराध कहलाएगा, उसकी सजा क्या होगी, 14 बताता है। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो आपने ऐसा कोई एक्ट तो नहीं किया, लेकिन वो वीडियो जो है अपने जेब में, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में रख रखी है, तो क्या आपको सजा हो सकती है। तो कह रहा है उसके लिए सजा जो देगा आपको सेक्शन नंबर 15 के तहत दी जाएगी। किसके तहत दी जाएगी, 15 के तहत आपको ऐसी सजा दी जाएगी। अगर आपने अपने कंप्यूटर में ऐसी कोई बच्चे से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी वीडियो डाल रखी है, कोई इमेज, कोई फोटो डाल रखी है, तो फिर ऐसे केस में आपके ऊपर सेक्शन नंबर 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके आपके ये सारे चैप्टर ऑफेंसेस से रिलेटेड समझ में आ गए। अब इन चैप्टर के बारे में समझ लो, ये जो प्रोसीजर के बारे में बताते हैं जैसे सीआरपीसी में बता रखा है, क्योंकि क्रिमिनली तो है ये सारा सब्जेक्ट मैटर। तो आपको अब और चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां तक की जो चीजें समझाई है समझ में आ गई क्या, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है सारी चीजें। देखो अब इसे मैं और अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि कैसे इसको करा पढ़ा जाएगा, कैसे इसे समझा जा सकता है। देखो अब तक हमने यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पॉक्सो। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012। मैं इसके पूरे आपको हर चीजें बताऊंगा ही, क्योंकि जब इससे स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके ओवरव्यू को देख रहे हैं। तो यहां पर देखो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की बात की। तो पहले तो हमने टोटल चैप्टर कितने देख लिए यहाँ पर, टोटल चैप्टर है 9, टोटल सेक्शन कितने हैं 46। ठीक है। अब यहां पर चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देख लिया, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक क्या होगा। ठीक है। फिर देखा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। इनके अंदर तीनों के अंदर ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है। सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐसे लिख दूं, लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। अब इसके अंदर ऑफेंसेस में क्या क्या चीज आ गई, तो हमें पता चल गया ये जो ऑफेंसेस है सारे के सारे ये सेम ऐसे हैं जैसे आईपीसी के। तो आईपीसी क्या है, आपकी सब्सटेंटिव ही तो पार्ट है। तो ये भी क्या है कि सब्सटेंटिव ऑफेंसेस की बात करता है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस की बात करता है। और हर एक एक्ट ऐसे ही बनाया जाता है क्रिमिनल एक्ट, ध्यान रखना ये बात। तो इसमें सब्सटेंटिव ऑफेंस बता दिया आपको, सब्सटेंटिव प्रोविजंस बता दिए। पहले में बता रखा है कमीशन के बारे में, ऐसे लिख लो कमीशन, कि अगर आपने ऐसा किया तो अपराध की सजा क्या होगी। दूसरे में बता रखा है पोर्नोग्राफी के बारे में, और तीसरे में बता रखा है अबेटमेंट और अटेम्प्ट के बारे में। और अबेटमेंट की जब बात होती है तो उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी भी आती है क्या, बोलो। Yes, sir. तो कॉन्स्पिरेसी भी आ गई। ऐसे ऑफेंसेस को किस नाम से जाना जाता है बताओ, जिसमें आधे या पूर्ण अपराध हैं, जो स्वयं में कोई अपराध नहीं है, जब वो किसी के साथ जुड़ करके मिलके बनता है तब अपराध बनता है। बताइए ऐसे अपराधों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। जो अपने आप में तो अपराध नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ता है तभी अपराध बनता है, या वो अपूर्ण अपराध है। सच ऑफेंसेज विच इज नॉट। आपराधिक षड्यंत्र। अरे आपराधिक षड्यंत्र तो मैंने लिख ही दिया ना, वो भी तो ये बता तो दिया, ये तीनों ऐसे अपराध होते हैं जो अपूर्ण होते हैं अपने आप में। जैसे कॉन्स्पिरेसी हो गई, अबेटमेंट हो गया, अबेटमेंट करोगे तो सही, लेकिन किसी चीज का तो करना पड़ेगा, जैसे अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, अबेटमेंट ऑफ रॉबरी, अबेटमेंट ऑफ डेकोइटी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा।
ऐसे अपराधों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एनकॉइट ऑफेंस, जो अपने आप में अपूर्ण अपराध हैं, जो किसी और के साथ मिलकर के बनते हैं। एनकॉइट ऑफेंस बोलते हैं इनको। सर ये स्पेलिंग समझ नहीं आ रही। क्या हुआ? सर ये एन कॉइन की स्पेलिंग बोलना एक बार। INCO, सॉरी, INCHOATE, एनकॉइट। सच ऑफेंस विच इज नॉट कमिट इन इटसेल्फ, खुद जो अपने आप में स्वयं अपराध नहीं है, कमिट नहीं हो सकते। तो ऐसे अपराध। तो देखो तीन तरह की चीज आ गई। ये तो हो गए चैप्टर 3 4 5, 2 3 4 के बारे में। अब देखो इसी के आगे चैप्टर मैंने बताया 4 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इनके बारे में समझ लो। ये सारे के सारे प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, जैसे CRPC में बता रखे हैं। ये तो कैसे, सब्सटेंटिव तो IPC में जैसे बता रखा है, ये कैसे बताते हैं, CRPC के जैसे बता रखे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 जो है वो इंफॉर्मेशन की बात करता है। जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, उसको पता चल गया कि यार कोई ऐसा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कोई एक बिल्डिंग है, कोई कमरा है, उसमें बच्चे को उठा करके ले जा रहे हैं और उसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है कोई व्यक्ति। तो जैसे ही उस व्यक्ति को, उस आदमी को पता चलेगा, तो उसकी क्या ड्यूटी बनेगी कि पुलिस वालों को तुरंत इत्तला देना, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो बनी होती है, उनको हाथ की हाथ बताना, फोन करना कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहां पर उस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ी होने वाली है। अगर वो बच्चा होगा तो उसको तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जिसको पता है और वो बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो विमन हो, चाहे मैन हो, चाहे वो ओल्ड हो, अगर उसे पता है तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसको बताना पड़ेगा। और अगर उसने नहीं बताया तो उसको सजा भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन डाल दी गई है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं तो उस बच्चे की तो जान खतरे में हो जाएगी। दूसरा, यही काम मीडिया के लिए भी बताया गया है। मीडिया को भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर उनके वहां पर किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस के अंदर ऐसी तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है, उस संस्थान में जिनमें बच्चे रह रहे हैं उनमें ऐसे बच्चों की एक्टिविटी हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, चैप्टर 5 में उन्हीं व्यक्तियों की होगी, उनको सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने अगर कोई डिले कर दिया ऐसे केस में तो उनको भी सजा हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में जो है कि इस तरीके की कोई भी अगर अपराध होने वाला है, अपराध घटित होने वाला है, तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि अपराध जब होगा तो वो कोई एक मामला ही तो बन गया ना। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर चलाया जाएगा जब ऐसी केस में आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है। तो कहता है प्रोसीजर प्रोसीजर रिलेटिंग टू द प्रोसीजर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ केसेस। मतलब अगर कोई ऐसे केस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर चलाया जाएगा, पुलिस क्या करेगी, क्या उनको हाथ के हाथ लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है। इस तरीके की चीजें होंगी। तो वो बता रखी है आपके चैप्टर नंबर 5 में। लेकिन चैप्टर नंबर 6 जो है, अच्छा इसके कितने सेक्शंस बता रखे हैं, तो सेक्शन जो है देखो वहां पर 18 पे खत्म हो गया था ना वो। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर नंबर 4, 16 17 18। तो यहां पर बता रखा है, अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 5, तो 19 से स्टार्ट होगा और करीबन करीबन 23 तक के सेक्शन जो है आपकी इसी के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति बच्चे को लेके जाएगी जो विक्टिम होगा। ठीक है। और उस अक्यूज को भी लेके जाएगी।
तो उसके ऊपर क्या होता है कि उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, पता है ना आपको? अगर कोई विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन के तहत होता है सीआरपीसी में, बताओ कौन सा सेक्शन बताता है? 50। तू बताता है। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर उसका रेप हो गया है तो ऐसा विक्टिम जो रेप से पीड़ित है उसका 50 एग्जामिनेशन। हाँ, बोलिए बोलिए। सर 54। 164A कौन सा सेक्शन है? 164A जनरली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बहुत बार। ठीक है, तो 164A के अंतर्गत बता रखी है सारी बातें। तो अब देखो, ध्यान से सुनना इसको, कि जिस बच्चे के साथ ऐसा अपराध हुआ है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना कौन करता है? उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं ना। तो 164A, जिस डॉक्टर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्या प्रक्रिया होगी, और उस बच्चे का जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसने देखा है, तो वहां पर 164 पुलिस को भी तो बयान लेने पड़ेंगे ना उस बच्चे के, कि क्या सच में उसके साथ घटित हुआ है। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्या पुलिस जब वो ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी तो यूनिफॉर्म में होनी चाहिए या विदाउट सिविल ड्रेस में होनी चाहिए? तो ऐसी जो चीजें हैं आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलती हैं, और इनके बारे में सेक्शन नंबर 24, 25, 26, यहाँ पर तो पुलिस के बारे में बता रखा है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के बारे में बता रखा है, और इन दोनों के कॉमन सेक्शन जो है वो 26 में पता चलते हैं आपको। लिख लो इसके बगल में, ऊपर पुलिस, मजिस्ट्रेट, और ये जो सेक्शन सेक्शन नंबर 26 है, इनका कॉमन सेक्शन है, इसमें भी कुछ रूल डायरेक्शन दे रखे हैं कि कैसे कैसे एक्ट करेंगे। अब देखिए वापस से चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है, अब देखो, अब इन्होंने सारी काम कर लिए, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही तो आता है वो, जहां पर पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, जहां पर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है कन्फेशन और स्टेटमेंट को, 164 और 164A में। बोलो हाँ या ना? उसके बारे में तो यहाँ पता चलता है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 जो है वो बताता है कि अब उसे किसके सामने लेके जाना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा केस हुआ है, तो उसका मैटर जो है वो स्पेशल कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? स्पेशल कोर्ट में। अब यहाँ बता रखा है चैप्टर नंबर 7 में कि स्पेशल कोर्ट क्या होता है, किस किस नाम से उसे जाना जाएगा, क्या उसके पास पावर होंगी, कैसे केस को वो हैंडल करेगा, अगर कि उसके पास किसी बच्चे से रिलेटेड जो जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसका कोई केस आ जाता है, तो उसके बारे में आपको अलग से चैप्टर बता रखा है। चैप्टर नंबर 27 में बता रखा है स्पेशल कोर्ट क्या होगी, 28 में प्रोसीजर पावर बता रखी है, 29 और 30, चार सेक्शन जो है इसी से ही डील कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, ये 27 नहीं था, ये 28 है। यहां पर उसका एग्जामिनेशन और करवाया जाता है, मेडिकल वाला, वो इसके अंतर्गत आता है। मतलब अगर मान लो चाइल्ड के घर वाले नहीं है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो किसकी प्रेजेंस में करवाया जाएगा? ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसके बारे में प्रोटेक्शन भी पढ़ने को मिलेगा आगे, जब इसके बारे में पढ़ोगे ना, मेडिकल एग्जामिनेशन जब किसी डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो कैसे होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। सपोज करो उसके घर वाले नहीं है, बच्चा अनाथ है, कहीं रास्ते में पकड़ लिया किसी ने उसे और लेके चले गए उसके उसे अपने साथ, तो उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, तो अब कोई व्यक्ति तो उसके साथ है नहीं, गार्जियन कोई है नहीं, तो फिर किसके अंडर में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा? अब मान लो, या किसकी परमिशन से होगा, मतलब कंसेंट देनी पड़ती है ना। मान लो, अगर मान लो आपने मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करोगे, डॉक्टर करेगा कि नहीं करेगा बताओ? मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा तो डॉक्टर टच भी करेगा प्राइवेट पार्ट को। तो हमने तो अभी पढ़ा कि एक सेक्शन में, सेक्शन असोल्ट में, चैप्टर नंबर कौन सा था? सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर था आपका 8, और सेक्शन नंबर था 7। सेक्शन 7 में तो बता रखा था सेक्सुअल असोल्ट कहते हैं उसे, और इसमें बता रखा है क्या उसकी सजा क्या होगी। अब डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया, तो आपने क्या कह दिया उसे, सेक्सुअल असोल्ट। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या उसे, क्या डॉक्टर को सजा होगी ऐसे केस में? बोलो, बोलो हाँ या ना, सजा होगी कि नहीं होगी?
नो सर। नहीं होगी। तो उसके बारे में भी कुछ डिफेंस की बातें की गई हैं। उसके रिगार्डिंग अलग से एक चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 9 में बता रहा था ना, अदर प्रोविजंस की बात कर रहा है, वहां बता रखा है कि ये कैसे काम करेगा। तो वहीं पर जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर आप यहां पर पढ़ोगे, सेक्शन नंबर बताता है ये 41। कौन सा सेक्शन बताता है इसके बारे में? 41, कि ये जो है इसमें डॉक्टर को प्रोटेक्शन दी गई है ऐसा करने से, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। फिर 28, 29, 30, 31, 32, ये सारे सेक्शन जो है, स्पेशल कोर्ट कैसे काम करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें कैसे कंडक्ट करवाएगा, उन सब तरीके की बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर आपके सामने आगे इसके बारे में बता रखा है कि जब कोर्ट के पास ही केस चला जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को कंडक्ट करवा देगा, तो आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो वहां पर काम करता है आपका चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 में पावर्स बता रखी है प्रोसीजर चलाने के लिए कोर्ट की। तो स्पेशल कोर्ट डील कर रहा था ना, तो फिर यहाँ पर 33 से लेकर के करीबन करीबन 39 तक के सेक्शन जो है इसी से डील करते हैं, चैप्टर नंबर 8 से। वहां पर बता रखा है कि जब चाइल्ड जो है स्पेशल कोर्ट के सामने आएगा, तो अब कैसे ट्रायल चलेगा, स्पेशल कोर्ट कैसे ट्रायल चलाएगा, क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा। अगर मान लो ऐसे केस में ए नाम का एक बच्चा है, चाइल्ड है, और ये बी नाम का बच्चा है, दोनों ही चाइल्ड निकल गए, ठीक है, ये भी चाइल्ड और ये भी चाइल्ड है। इस चाइल्ड ने इस बच्चे के साथ, इस चाइल्ड के साथ रेप कर दिया, लेकिन ये जो है ये 17 साल का है और ये 16 साल का है, बताओ। तो क्या इस बच्चे को इस एक्ट के तहत अपराध के लिए सजा होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। इसको यहां पर सजा होगी या किसी और एक्ट में इसको डील किया जाएगा? बोलिए फटाफट से। इस बच्चे को किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत डील किया जाएगा? जल्दी बताइए। इस बच्चे का रेप किया है, किस एक्ट के तहत इसको डील किया जाएगा? वो इसको ऐड के पॉक्सो में नहीं किया जा सकता। जे एक्ट। बिल्कुल, जे एक्ट में ही डील किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट में स्पेशल कोर्ट के सामने पेश जरूर किया जाएगा, लेकिन उसे लेके कहां जाएंगे? जे एक्ट में, क्योंकि ऐसा बच्चा जिसने अपराध किया है वो क्या कहलाएगा उस केस में? सीसीएल की कैटेगरी का, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्या बोलते हैं उसे? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसा बच्चा जिसने लॉ को तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, तो बताओ किया है कि नहीं किया? पॉक्सो एक्ट के कानून का उल्लंघन ही तो किया है इसने, तो फिर वो जे एक्ट के अंदर डील किया जाएगा। और उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी, या तो जे बोर्ड करेगी, नहीं तो कौन करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट चिल्ड्रन करेगा। कोर्ट। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रोसीजर और पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट सेशन स्पेशल कोर्ट की बात की गई है। और फिर मैंने आपको बताया था, इन सब चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल ही है मिसलिनियस प्रकीर्ण। इसमें बात की गई है कि क्या प्रोटेक्शन होगी, मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करी है या कोई पुलिस ऑफिसर ने कार्रवाई की है, उनको क्या प्रोटेक्शन होगी। इस पॉक्सो एक्ट को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसके सेमिनार किए जाएं, इनके लिए न्यूज में खबरें निकाली जाएं, इस तरीके की प्रावधान। मॉनिटरिंग कौन करेगा इस एक्ट की, कि बच्चों को उनकी सुरक्षा प्रदान की जा रही है नहीं की जा रही है, स्पीडी ट्रायल चल रहा है नहीं चल रहा है, कोर्ट अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान यहाँ बता रखे। डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मान लो यहां पर चाइल्ड के अगेंस्ट अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है, वहां पर सजा दे रखी है 10 साल, और आईपीसी में दे रखी है 15 साल। बताओ कौन सी सजा दोगे आप उसको? 10 साल की दोगे या 15 साल की दोगे उसी ऑफेंस के लिए, जो एक तो आईपीसी में बता रखी है और एक यहां बता रखी है आपके पॉक्सो एक्ट में? तो कौन सी सजा दोगे बताओ उसे? ये वाली दोगे या ये वाली दोगे? अपराध उसने पॉक्सो एक्ट में किया है, ये सजा दोगे या ये सजा दोगे? सेम ऑफेंस आईपीसी में बता रखा है, सेम ऑफेंस की सजा जो है यहां बता रखी है पॉक्सो एक्ट में, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सी सजा दोगे? फटाफट से बताओ।
इस तरीके के सवाल आते हैं आपके सामने। पॉक्सो एक्ट की तरह। नहीं दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट की सजा ही नहीं दोगे उस केस में आप उसको। उसके ऊपर सेक्शन नंबर 42 लागू हो जाता है। और 42 सेक्शन नंबर 42 यही चीजें तो बता रखी है इसमें मिसलिनियस के चैप्टर में। ये कहता है कि वहां पर ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट होगी, और ऑल्टरनेटिव का मतलब जो सबसे ज्यादा हायर इन डिग्री होगी वही सजा दी जाएगी। तो जहां पर चाहे पॉक्सो एक्ट में 10 साल और यहां पर 15 साल दे रखी है, तो यहां पर 15 साल की सजा उससे ज्यादा दी जाएगी, हायर इन डिग्री में दी जाएगी। ये सारे कंसेप्ट समझ में आया क्या? पॉक्सो एक्ट में क्या क्या बता रखा है बताओ, बोलिए, समझ में आया नहीं आया? तो ये जो चैप्टर है इस तरीके की बातों के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर ये सेक्शन नंबर 40 से लेकर के 46 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है। तो देखो पूरा चैप्टर जो है किस तरीके से पढ़ा जाएगा, कैसे कैसे डील कर रहा है, सब्सटेंटिव ऑफेंस क्या होते हैं, प्रोसीजरल कहां बता रखा है, किस तरीके से एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे छानबीन करके कि किस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा आगे। बताओ समझ में आया नहीं आया सबको? वेद जी, वेद शर्मा जी।